में वापस लौटने का परचम लहरा रहा था। जी हां, अफगानिस्तान में 20 साल बाद हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है। आखिर ये कब्जा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अफगानिस्तान को सुरक्षित और नए रास्ते पर ले जाने का दावा करने वाले राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अशरफ गनी इस वक्त ओमान में हैं। अपने इस कदम के बारे में सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए अशरफ गनी ने लिखा है कि मेरे रहते हुए तालिबान के काबुल में आने के बाद हिंसा होती जिससे लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाती, तो लाखों अफगानियों के जीवन का हवाला देते हुए अशरफ गनी ने अपने लिए सेफ पैसेज ढूंढ लिया और सीधे अफगानिस्तान से निकलकर, काबुल से निकलकर ओमान पहुंच गए। लेकिन आम अफगानी उनकी तरह देश से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। उसका नजारा आज दिन भर दुनिया भर के टेलीविजन चैनल्स पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर उमड़ी हुई भीड़ इस बात की गवाह है कि कैसे लोग तालिबानी शासन से बिल्कुल परेशान हैं और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और नहीं चाहते हैं कि उनके शासन में वो रहना नहीं चाहते। अमेरिका तो अपने नागरिकों को वापस ले जाने का इंतजाम कर ही रहा है, लेकिन भारत के कई नागरिक इस वक्त वहां फंसे हुए हैं। इस बीच मोदी सरकार आपदा में अपने लिए अवसर तलाश रही है। तलाश क्या रही है, तलाश चुकी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का कहना है कि अफगान में रहने वाले हिंदू और सिखों को बाहर निकालने के लिए विदेश मंत्रालय और अन्य विभाग सभी जरूरी प्रबंध, जरूरी मैनेजमेंट करेंगे। यानी सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून वाला एजेंडा अब मोदी सरकार अफगान संकट में ही पूरा करने के मौके तलाश रही है, जबकि लोकतंत्र और विश्व शांति की खातिर भारत सरकार की जिम्मेदारी कहीं और अधिक व्यापक है, बड़ी है। तो आज न्यूज पॉइंट में अफगान संकट और भारत की भूमिका पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ें और हमारे जो गेस्ट हैं उनसे आपका परिचय करवाऊं, लेकिन उससे पहले ये देखना समझना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आखिर अफगानिस्तान जो है वो है कहां है, दुनिया के नक्शे में कहां है, और ये तालिबानी कौन है, तालिबान शासन अचानक से सामने कैसे आया, 20 साल पहले जो शासन था वहां पे, उसके 20 साल के बाद क्या कुछ हुआ, अब अचानक कैसे आया, पिछले दिनों का जो घटनाक्रम है ये भी समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले अफगानिस्तान के नक्शे को देखते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो है कहाँ, स्थित कहाँ है। ये देखिए अफगानिस्तान का नक्शा दिखाई दे रहा है आपको, और इसके इर्द गिर्द देखिए अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान आपको दिखाई देगा, पाकिस्तान लिखा हुआ। उसके अलावा उत्तर में चीन और भारत, आपको उत्तर का जो उत्तर पूर्व का एरिया जो है चीन और भारत का है, और उत्तर में, उसके अलावा उत्तर में ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और पश्चिम में ईरान है। बहुत बड़ा एरिया पश्चिम में देखिए ईरान का, उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है। ये पूरा का पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसके और आगे उधर जाएंगे तो वो दिखाई देगा उज्बेकिस्तान। खैर, तो ये है पूरा का पूरा अफगानिस्तान एक लैंड एरिया है। इसके किसी उसके किनारे नहीं है, समुद्र के किनारे नज़र नहीं आएगा जैसे भारत समुद्र के किनारे है। पाकिस्तान का भी नीचे का जो दक्षिण का एरिया है वो समुद्र के किनारे है, लेकिन ये समुद्र का पार्ट नहीं है, लैंड है। और उसमें जो पूरा का पूरा चारों तरफ से देखें तो पश्चिमी भाग ईरान है, तो उत्तरी भाग में जो पूर्व सोवियत संघ के राज्य हैं, जो गणराज्य होते थे वो अब देश हो गए, वो है जिसमें तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान थोड़ा और आगे है। तो ये तमाम अलग अलग देश हैं। और अगर आप उत्तर पूर्व में आएँ तो चीन है, और छोटा सा पार्ट जो कि पीओके कहलाता है, पीओके होते हुए अफगानिस्तान की ओर जाता है, वो भारत का पार्ट है। तो ये पूरा आप देख रहे हैं कि पश्चिम में ईरान, और उत्तर में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उत्तर पूर्व में चीन और भारत, जबकि पूरब में पाकिस्तान। ये है अफगानिस्तान का। लेकिन इसके बाद आइए ज़रा ये भी समझते हैं कि जिस तालिबान की हम चर्चा कर रहे हैं वो तालिबान, उन तालिबानियों का शासन जो है अभी फिर से कायम हो गया है अफगानिस्तान में। तालिबान हैं कौन, ये भी समझने की ज़रूरत है। आइए ज़रा वो भी देखते हैं कि तालिबान कौन हैं, ये देख लेते हैं। देखिए दरअसल ये कैसे हुआ उदय तालिबान का। तो तालिबान आंदोलन, जिसे तालिबान के नाम से भी जाना जाता है,
तालिबान आंदोलन जो है, जिसे तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, एक सुन्नी इस्लामिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में, यानी कि 90 के दशक में, अर्ली 90s कह सकते हैं, दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी और ये है तालिबान का उदय कैसे हुआ वो। उसके अलावा आप देखेंगे कि कैसे हुआ तालिबान का उदय। तो तालिबान के उदय को हम देख रहे हैं और कैसे क्या हुआ ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन तालिबान के उदय के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो दिखाएंगे। थोड़ी सी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज जो है वो यहाँ साफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके साथ उससे पहले आइए आपको परिचय करवाऊँ अपने हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे परिचय करवाऊं और सीधे बढ़ेंगे आगे। हमारे साथ दीपक पासपोर्ट जी सीधे रायपुर से हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट और विदेश मामलों के ज्ञाता। बहुत सारी चीज़ें, बहुत आज जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम में स्पेशली पुष्परंजन जी को लेकर आया हूं, इसलिए क्योंकि पिछले दिनों लगातार देशबंधु के लिए आलेख इन्होंने लिखे और तालिबान अफगानिस्तान के अलग अलग जो आयाम हैं उस पर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, जाना है, समझा है। तो इस कार्यक्रम में पुष्परंजन जी आपका स्वागत है। आपसे बहुत कुछ जानने समझने को मौका मिलेगा और साथ साथ उसका भारतीय एस्पेक्ट, इंडियन एस्पेक्ट्स क्या हैं, भारत का रोल क्या होगा आने वाले समय में, क्यों आपदा में अवसर तलाश रही है मोदी सरकार, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ दीपक पासपोर्ट जी जुड़े हुए हैं, वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझाएंगे। आगे भी हमारे कुछ साथी और जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में और साथ में जुड़े हुए हैं आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और जैसा आप जान रहे हैं कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जे का। कहेंगे आप कि ये तालिबान कहाँ से आ गया, कोई दूसरा देश है क्या? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले वही मैं बता रहा था, तालिबान कोई दूसरा देश नहीं है। तालिबान जो है वो इससे पहले, आज से 20 साल पहले भी वहाँ पर राज कर चुका था। कट्टरपंथी एक पूरा का पूरा एक आंदोलन है और उस आंदोलन से ये राज करने तक की, हुकूमत करने तक की एक जो ख्वाहिश होती है वो ख्वाहिश 90 के दशक में पैदा हुई, जो आगे बढ़ी और आगे बढ़ते हुए 2001 में वो उसका खात्मा हुआ। फिर 2001 के बाद 2021 में, यानी सीधे 20 साल बाद ये जो है फिर से इसका तालिबान का उत्थान हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ, ये समझने की कोशिश करेंगे। और इसी 23 जून को दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने, इसी साल 23 जून को यूनाइटेड नेशन ने चेतावनी दी थी कि तालिबान अफगानिस्तान के 370 ज़िलों में कब्जा कर चुका है। 370 ज़िलों के में से 50 पर कब्जा कर चुका है, माफ़ कीजिए, 370 ज़िलों में से, अफगानिस्तान के 370 ज़िलों में से 50 पर कब्जा कर चुका है अफगानिस्तान। और इसके महज 1.5 महीने के भीतर, 23 जून की बात है और ये 15 अगस्त, महज 1.5 महीने के भीतर अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया है। अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के उसके सहयोगी देशों ने पिछले 20 सालों में काफ़ी समय अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग देने में खर्च किया था। 20 साल खासकर अमेरिकी सेना वहाँ पर पूरी की पूरी अफगानिस्तानी सेना को ट्रेनिंग देने का काम करते रहे, अफगानिस्तान को सुरक्षा मुहैया कराने की कोशिश करते रहे। अमेरिका का दावा था कि एक सशक्त और ताकतवर अफगान फ़ौज अब तैयार है और अब हम यहाँ से विदा लेंगे, अफगानी फ़ौज को उनका देश जो है वो हम सौंप कर जा रहे हैं। लेकिन तालिबान के सत्ता पर अब काबिज होने के बाद ये वादे और ये दावे अमेरिका के अब खोखले नज़र आ रहे हैं। सीधे पुष्परंजन जी आपके पास आना चाहूँगा, क्या तालिबान को अमेरिका ने कमज़ोर समझने की भूल की थी या अमेरिका को ये खुशफहमी थी कि वो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर अफ़गानिस्तान को कंट्रोल कर सकता है, उस पर नियंत्रण कर लेगा और तालिबानियों को जो है मज़ा चखा करके हम लौट रहे हैं और तालिबानी अब सिर उठाकर देखेंगे नहीं? ये खुशफहमी थी, क्या कहेंगे? और इस खुशफहमी में भारत समेत कई देश भी आ गए। सिर्फ अमेरिका नहीं राजीव जी, कई देशों की खुशफहमी, खासकर अमेरिकी मित्र मंडली जो है यूरोप में और नाटो फोर्स, सबकी खुशफहमी धीरे धीरे दूर होती चली गई। और नाक की लड़ाई थी 20 साल तक, एक तरह से अमेरिका ने नाक की लड़ाई लड़ी जिसमें उसके $2.26 ट्रिलियन गंवा चुका था अमेरिका उसमें। और 24 लाख, 1, 2,000, 10,000, 20,000 लोग नहीं, 24 लाख लोगों की मौत हुई है। इतना बड़ा
ह्यूमन क्राइसिस पूरे विश्व के इतिहास में आप खोजिएगा तो नहीं मिलेगा कि एक युद्ध जो 20 साल तक लगातार लड़ने वाले युद्ध में 24 लाख लोग मर गए। इसके लिए अमेरिकी दोषी है नहीं है, इनको वहां का जितने भी राष्ट्रपति हुए वो कहाँ तक अफगान नीति को लेकर दोषी ठहराए जाएंगे, ये तो वहां का इतिहास बताएगा। वहां की संसदीय परंपरा में जो लोग हैं सवाल करने वाले, वो पूछेंगे कि आप क्यों फेल्योर रहे और क्यों आपने इतने ह्यूमन लाइफ के साथ खिलवाड़ किया। एक दूसरा ये राजीव जी कि इस मामले में भारत कहाँ ठहरता है, भारत का किस हद तक वहां पर जाएगा, कितना उसके पीछे रहेगा। देखिए, ये जिस तरह से मोदी सरकार का 0-2 शासन शुरू हुआ है, अब तालिबान का भी 0-2 अब शुरू हो चुका है। हम जिस इस्लामिक इमिरेट्स की बात कर रहे हैं वो 0-2 वाले फेज में है, उसे मान्यता भारत सरकार देने जा रही है नहीं देने जा रही, बड़ा प्रश्न यहाँ दिल्ली में अभी बैठ के यही मंथन चल रहा है विदेश मंत्रालय में कि हमें किस स्टेज पे क्या करना चाहिए। खामोश होकर हम चुपचाप देखते रहें या हमें कुछ आगे बढ़ना होगा। ये अभी लीड लेंगे नहीं, क्योंकि इनको इंतजार है अमेरिकी रुख का, यूरोपीय संघ के रुख का और साथ साथ रूस के रुख का, क्योंकि बार बार लगातार बीच में जितनी बातचीत दोहा से लेके मॉस्को तक हुई है उसमें एस जयशंकर बहुत सक्रिय रूप से जाते रहे हैं, इसलिए वो डायलॉग रहेगा जारी। शुरू में जब तालिबान पार्ट 1 का जो शासन था, दुनिया के 3 देश पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब, इन 3 देशों ने उस शासन को मान्यता दी थी। क्या वही तस्वीर इस समय कंटिन्यू रहेगी या बदलनी है उस तस्वीर को? क्योंकि 2001 के बाद जब 9/11 के बाद वहां पर जिस तरह से अमेरिकी फोर्स ने सारा पूरी दुनिया में माहौल बदला, वहां पर एक तरह से पूरे शासन को पलट के तालिबान को भगा के, उसे मुझे नहीं लगता है कि वो सूरत हाल 2001 की तरह 2021 में होने जा रही है। तालिबान दूसरे रूप में है, ये वो तालिबान है जो उसमें जो यंगस्टर जुड़े हुए हैं। आपको ध्यान होगा जब उनका शासन गया था उससे पहले 1996 से 2001 तक के शासन में फोटो लेने तक की मनाही थी कि कोई तालिबान की तस्वीर नहीं उतारेगा, जो भी कुछ कर रहे हैं या उनके नेताओं की तस्वीर को आप जारी नहीं करेंगे। आज जो भी तालिबान मिलिशिया के लोग घूम रहे हैं काबुल की सड़कों से लेके कंधार के इलाकों में, उनके हाथ में मोबाइल फोन है, वो व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। मतलब फोटो से परहेज नहीं है, नया तालिबान नहीं है। उस तालिबान को समझने की आवश्यकता है। उस तालिबान फोर्स को कैसे तैयार हुए, ये लोग सीरिया के बॉर्डर पे लड़के आए, उनमें जो टॉप कमांडर्स हैं, जो सूचनाएं वो ये बता रही हैं कि वो सीरिया के फ्रंट पे ज्यादा लड़े हैं, इसलिए उस तकनीक को, उस कमांडो तकनीक को ज्यादा जानते हैं, बजाय जो अफगान फोर्स जो तैयार, जिसे अमेरिकी तैयार करके गए हैं, उस फोर्स की तैयारी में कमांडो या जो युद्ध होता है वहां का, उस युद्ध के लिए पारंगत उस तरह से नहीं कर पाए वो लोग। दूसरा, ये पूरा डूरन लाइन जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उस डूरन लाइन पे जितने कैंप खुले हुए थे, जिसमें कि ISI से लेके पाकिस्तान मिलिट्री के लोगों से लेके और जो वहां पर जो अलग अलग जो खेमे बने हुए हैं, आतंकवादी कैंप तैयार किए जा रहे हैं, उस आतंकवादी कैंप के जो सरगना थे उन्होंने भी तालिबान को नए सिरे से युद्ध के लिए तैयार किया और सब छुपे हुए थे। लोकल्स का भी समर्थन उन्हें था। वो सब लोग जिस तरह से आके काबुल की घेराबंदी जो आज जिस तरह से डिक्लेयर किया कि ग्रीन जोन पे हमारा कब्जा है। ग्रीन जोन वो इलाका होता है जहां पर एम्बेसीज हैं, जहां पर अफगानिस्तान शासन के सारे मिनिस्ट्रीज वगैरह हैं, वहां पर ग्रीन जोन का कब्जा करने का मतलब। और वहां से जो भाग के निकले हैं जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति, वो भी बड़ा अपने आप में विचित्र हुआ है जी। अब उनके भागने का जो तरीका था, और उनको सबसे पहले सीधा ओमान नहीं पहुंचे थे, उनको सबसे पहले उन्होंने ताजिकिस्तान में शरण मांगी थी और ताजिकिस्तान ने मना कर दिया था उनकी लैंडिंग को। तो उनको ओमान में भी यूएस की तरफ से मैसेज गया, तब जाके हुआ कि चलो रखो इनको ओमान में। उनके भागने के दरम्यान पता नहीं पुष्टि उनके चरित्र कहेंगे या उनका इमेज खराब करने का एक भी हो सकता है, या हो सकता है बात सही नहीं हो, दोनों पक्ष हैं। लेकिन एक रशियन न्यूज एजेंसी ने खबर जारी की कि बहुत सारे डॉलर पेटियों में भरे हुए उनके छूट गए थे वहां पर, हेलीकॉप्टर जहां से निकल के भाग रहे थे वहां से। उनके साथ उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोबिन भी थे। ये वही मोबिन है जो कुछ दिन पहले जब रायसीना डायलॉग दिल्ली में हुआ था
उसमें वो आए थे, अजीत डोभाल से ही मिले थे, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, और साझेदारी की बात हुई थी। तो उस डिटेल पे हम जाएंगे राजीव जी, कहाँ भारत सरकार स्टैंड कर रही है, लेकिन इनको एक अवसर मिलेगा कि आपको जिस तरह से नागरिकता कानून उसको ताकत मिलेगी, लेकिन ये फंस भी जाएंगे राजीव जी पूरी तरह से। इनके सामने दो चीज, आगे कुआं पीछे खाई का मामला है। अगर आप तालिबान सरकार के साथ संबंध को ठीक रखना चाहेंगे, वहां पर आप अपने प्रोजेक्ट 400 भारत के प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं, भारत ऑलरेडी 3 करोड़ खर्च कर चुका है, वहां संसद बनाने से लेके पानी की योजनाएं, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीजें भारत वहां खर्च कर चुका है। उसको आगे बढ़ाना है कि उससे आप पीछे हटेंगे, वहां